जय हिंद दोस्तों। मैं अमजद खान खान स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपको स्वागत करता हूं। आज हिस्ट्री में बड़ा महत्वपूर्ण लेक्चर होने वाला है। उसका नाम है होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल लीग आंदोलन। अब बात करते हैं कि इस होम रूल लीग आंदोलन को किसने कब कब शुरू किया। तो सबसे पहले जान लें कि तिलक द्वारा शुरू किया गया है। ये कहेंगे आप अप्रैल 1916 एनी बेसेंट द्वारा सितंबर 1916। ये क्वेश्चन आता है कि तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने होम रूल की शुरुआत की थी, लेकिन दोनों का शुरू करने का समय अलग है। होम रूल लीग का समय पहले किसने शुरू किया तो कहेंगे तिलक ने। कब है तो अप्रैल 1916। एनी बेसन की बात आएगी तो कब किया तो कहेंगे सितंबर 1916 में इन्होंने शुरू किया था। आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि होम रूल लीग क्या शब्द है। होम रूल, इसका मतलब जान लेंगे। होम रूल का मतलब ये होता है, होम रूल का मतलब है हिंदी में स्वशासन। क्या है? स्वशासन। इसको कहते हैं होम रूल का मतलब है स्वशासन। ठीक है ना। लीग का मतलब होता है संगठन। तो यानी एक ऐसा संगठन जो स्वशासन के लिए आंदोलन करेगा उसे कहेंगे होम रूल लीग आंदोलन। क्लियर हो गया? तो क्या है होम रूल? ये कहां से आंदोलन की शुरुआत हुई? तो इस पर एक आयरलैंड के एक आयरलैंड के आयरलैंड के नेता थे। आयरलैंड के नेता जिनका नाम था रैंड मार्श। क्या नाम था जिनका नाम था? रैंड मार्श। ध्यान रखिएगा। आयरलैंड के नेता रैंड मार्श ने आयरलैंड में इन्होंने होम रूल लीग का आंदोलन शुरू किया था। उसी से प्रेरित होकर के भारत में तिलक और एनी बेसेंट ने भी एक आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन को शुरू करने से पहले दोनों लोग बकायदा वो लैंडमार्च से आयरलैंड जाकर के मिले थे और उन्होंने इन उनसे यानी ये दोनों लैंडमार्च से प्रेरित होकर के इन्होंने भारत में एक आंदोलन शुरू किया। ठीक है, जिसे हम होम रूल लीग आंदोलन कहते हैं। क्या होम रूल लीग है? कि इसका मतलब यह है कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए, मैं लिख देता हूं उसको कि क्या है। ब्रिटिश साम्राज्य के ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन ब्रिटिश साम्राज्य के ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए स्वशासन की प्राप्ति स्वशासन की प्राप्ति करना। ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए स्वशासन की प्राप्ति करना, यह है क्या होम रूल लीग का यह मुख्य उद्देश्य है। होम रूल लीग का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए स्वशासन की प्राप्ति करना, यह होम रूल लीग का उद्देश्य है। कैसे किस तरह स्थापित, आइए इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं कैसे ये स्थापित हुई है। ठीक है, 8 मई 1916 में 8 मई 1916 में तिलक के समर्थकों की बैठक हुई। 8 मई 1916 को तिलक के समर्थकों की बैठक हुई।
इसमें याद कर लीजिएगा जोसेफ बपिस्टा, जोसेफ बपिस्टा, बपिस्टा, जोसेफ बपिस्टा, याद कर लीजिएगा। 8 मई 1916 को जोसेफ बपिस्टा ने तिलक को सुझाव दिया, तिलक को सुझाव दिया। जोसेफ बपिस्टा ने तिलक को सुझाव दिया कि आप एक संगठन स्थापित करें, यानी आप एक संगठन स्थापित करें जो स्वशासन की प्राप्ति के लिए होगा। ये किसने सुझाव दिया? जोसेफ बपिस्टा ने दिया। इस सुझाव पर तिलक ने 15 सदस्यों की एक कमेटी गठित की, 15 सदस्यों की एक कमेटी गठित की और इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर अप्रैल 1916 में, याद कर लीजिएगा, अप्रैल 1916 में, वो डेट याद कर लीजिएगा, अप्रैल 1916 में, कितना, 27 से 29 अप्रैल 1916 में कर्नाटक के बेलगांव में तिलक ने होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया। 27 से 29 अप्रैल के बीच में तिलक के समर्थकों की बैठक हुई, यानी अप्रैल 1916 में कर्नाटक के बेलगांव में तिलक ने होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया। इस होम रूल लीग आंदोलन का अध्यक्ष बनाया गया था जोसेफ बपिस्टा, याद कर लीजिएगा, जोसेफ बपिस्टा। जोसेफ बपिस्टा इसके अध्यक्ष बने और इसके सचिव बने एनसी केलकर, एनसी केलकर इसके सचिव बने। तिलक ने कोई पद नहीं लिया था, कोई पद नहीं लिया था, याद कर लीजिएगा, तिलक ने कोई भी पद नहीं लिया था, लेकिन अध्यक्ष जो चुना गया था वो थे जोसेफ बपिस्टा, ठीक है, जोसेफ बपिस्टा, और दूसरा जो थे ये एनसी केलकर को सचिव बनाया था। तिलक ने कोई पद नहीं लिया था। तो होम रूल लीग का जो क्षेत्र था, तिलक के जो होम रूल लीग का जो क्षेत्र था वो कहां कहां था, देख लें। तिलक के होम रूल लीग का क्षेत्र, तिलक के होम रूल लीग का क्षेत्र, तिलक के होम रूल लीग का जो क्षेत्र था वो कहां कहां था? तिलक के होम रूल लीग का जो क्षेत्र था वो, ध्यान रखिएगा, तिलक के होम रूल लीग का जो क्षेत्र था वो कहां था? तो वो जो क्षेत्र था ये कर्नाटक, महाराष्ट्र में बंबई छोड़कर कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंबई छोड़कर, इसके अतिरिक्त और कौन सा था? दूसरा था बरार और अगला था मध्य प्रांत। ये जो थे ये तिलक के होम रूल लीग के क्षेत्र के ये एरिया था जहां पर तिलक ने होम रूल लीग आंदोलन चलाया था। वो आंदोलन का स्थान था कर्नाटक, महाराष्ट्र, इसमें बंबई नहीं शामिल था।
बरार, मध्य प्रांत, ये एरिया में तिलक ने होम रूलिंग आंदोलन शुरू किया। ठीक है ना। अभी एनी बेसेंट का संगठन स्थापित नहीं हुआ था, यानी इस समय तिलक ने इसे जब शुरू किया तो तिलक ने एक यहां पर घोषणा की थी। क्या कहा था तिलक की घोषणा? तिलक ने घोषणा किया, क्या घोषणा किया था तिलक ने? तिलक ने घोषणा किया था स्वराज मेरा, अक्सर क्वेश्चन आता है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। यानी ये किसने कहा था? तो आप कहोगे तिलक ने कहा था। लेकिन स्वराज की सबसे पहले मांग की थी, आप जानते हो, वो मैंने आपको बताया है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने मांग की थी। उसके बाद कांग्रेस के मंच से जिसने मांग की थी उसका नाम था दादा भाई नौरोजी। तो इस तरह से तिलक ने घोषणा, इस जब ये घोषणा की, यानी स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार, में इसे लेकर रहूंगा, जब ये घोषणा की तिलक ने, तो इस घोषणा से बहुत सारे लोग जो है तिलक से जुड़ गए थे। और तिलक में जहां पर इनके सदस्यों की संख्या 14,000 थी, एक वर्ष के अंदर ही इनके सदस्यों की संख्या कितने हो गई थी? 32,000 इनके सदस्यों की संख्या इस घोषणा के बाद इनकी संख्या बढ़ गई थी। इनकी जो शाखाएं थी, टोटल 200 शाखाएं थी। कितनी शाखाएं थी इनकी? इनकी जो शाखाएं थी वो टोटल 200 शाखाएं थी, याद रखिएगा। जिसमें से मद्रास में अकेले अकेले मद्रास में 132 खाली मद्रास में थी, यानी 200 शाखा में से 132 जो शाखा थी वो अकेले मद्रास में थी, और इस पर बड़ा जोर जोर से काम चल रहा था। क्या आंदोलन था? तिलक ने कह दिया था कि कहीं भी किसी भी प्रांत का कोई भी भाषा भाषी वाला, कोई भी गोरा काला, कोई भी छोटा मोटा या किसी भी प्रकार का जो व्यक्ति है वो हमारे संगठन में शामिल हो सकता है, हमारे संगठन में शामिल हो सकता है, ये तिलक ने घोषणा की थी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इस तरह से तिलक ने ये घोषणा कर दी कि कोई भी कहीं का व्यक्ति शामिल हुआ। धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ रही थी। 23 जुलाई 1916 को, क्या रखिएगा, 23 जुलाई 1916 को याद कर लीजिएगा। 23 जुलाई 1916 को तिलक का जन्म दिवस मनाया जा रहा था। यानी तिलक का जन्म दिवस मनाया जा रहा था, जन्मदिन था। सभी उनके समर्थक, और क्योंकि बड़े नेता हो चुके थे, गरम दल के बड़े नेता थे, बाद में कांग्रेस में पूरी तरह शामिल हो चुके, और ये एक बड़ा जो है एक नेता का जन्मदिन था, तो सभी लोग उपस्थित थे। लोगों ने मिल करके इनको उपहार दिया था 1,00,000 रुपए। कितना दिया था? 1,00,000 रुपए का इनको उपहार जो दिया था वो दिया था नेता ने और लोगों द्वारा। 1,00,000, याद कर लीजिएगा, 1,00,000 की थैली, 1,00,000 की थैली इनको भेंट की गई थी। थी 1,00,000 रुपए इनको भेंट किया गया था। अब आप जान लें कि 1,00,000 रुपए इनको थैली भेंट किया था, उस समय तो काफी बड़ी एक रकम थी। तो जिस दिन इनका जन्मदिन था, याद कर लीजिएगा, उसी दिन सरकार ने भी इनको एक उपहार भेंट किया। इसने ब्रिटिश सरकार ने इनको, ब्रिटिश सरकार ने भी एक उपहार भेंट किया। क्या भेंट किया?
कारण बताओ नोटिस, क्या भेज किया, कारण बताओ नोटिस, यानी सरकार ने इनको एक नोटिस पकड़ा दी, उसमें लिखा था कारण बताओ कि आपकी गतिविधियों को देखते हुए क्यों ना आपको गिरफ्तार कर लिया जाए। कारण बताओ नोटिस में क्या था, आपकी गतिविधियों को देखते हुए क्यों ना आपको गिरफ्तार कर लिया जाए, और इसके लिए उनको मुकदमा कायम हुआ, इन पर मुचालका लगाया गया, 60,000 रुपए का मुचालका, 60,000, 60,000 रुपए का मुचालका, 60,000 रुपए का मुचालका, यानी इन पर जो है वो लगाया गया कि 60,000 रुपए आपको जमा करना है। इस पर मुकदमा कायम हो गया, मुकदमा शुरू हो गया। इस मुकदमे की पैरवी किसने की, तो आप कहोगे इस मुकदमे की पैरवी की थी मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना। याद कर लीजिएगा, किसने की थी, मुस्लिम लीग के अध्यक्ष, मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना के, मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में, मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में वकीलों की एक टीम, वकीलों की टीम ने मुकदमा लड़ा, जिसमें जिसमें मुकदमा हार गए, यानी स्थानीय अदालत में मुकदमा चला था, उस मुकदमे में मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में वो टीम हार गई। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस पर, जब कोई स्थानीय अदालत से मुकदमा समाप्त होता है तो हाई कोर्ट में जाते, इसकी अपील हाई कोर्ट में की गई। हाई कोर्ट में जब की गई, यानी इसकी अपील जो है हाई कोर्ट में की गई, हाई कोर्ट में की गई, वहां से तिलक मुकदमा जीत गए, हाई कोर्ट में मुकदमा जीत गए, यानी मोहम्मद अली जिन्ना जो चुनाव, वो जो वकालत कर रहे थे, वहां से लोअर से ये हार गए, लेकिन हाई कोर्ट से इनको विजय मिली कि तिलक, तिलक जो है ऐसा कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे थे, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार ने इनको कारण बताओ नोटिस दिया है, वो उस पर बरी हो गए। जब इस पर बरी हो गए तो महात्मा गांधी ने अपने यंग इंडिया समाचार पत्र में, इसमें गांधी ने यंग इंडिया समाचार पत्र में लिखा, ये आजादी के अभिव्यक्ति की, ये अभिव्यक्ति की आजादी की बहुत बड़ी जीत है। मैं लिख नहीं रहा हूं, सुन लीजिए। गांधी ने कहा कि ये अभिव्यक्ति की आजादी की एक बड़ी जीत है, ये बात गांधी ने कही, यानी तिलक इस पर बहुत खुश हुए। तिलक जो है गांधी से प्रभावित भी थे, प्रभावित भी हुए। कुल मिलाकर के तिलक जो है बरी हो चुके थे, इधर तिलक पूरी तरह से फ्री हो चुके थे और अपना जो है वो संगठन पूरी तरह से चलाने लगे। इधर एनी बेसेंट, इधर तब तक एनी बेसेंट ने अपने संगठन को स्थापित किया। कैसे स्थापित किया, ये इसको देखते हैं। एनी बेसेंट ने अपना संगठन किस तरह से स्थापित किया था, किस तरह से संगठन स्थापित किया था, आइए इसके देखते हैं। एनी बेसेंट ने, एनी बेसेंट ने दिसंबर, याद कर लीजिएगा, दिसंबर 1915 के अधिवेशन में प्रस्ताव रखा कि वो संगठन स्थापित कर
स्वशासन की मांग, स्वशासन की मांग करेंगे। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा दिसंबर 1915 में अधिवेशन के प्रस्ताव, अधिवेशन दिसंबर में होता है, दिसंबर 1915 के अधिवेशन में एनी बेसेंट ने प्रस्ताव रखा कि हम होम रूल लीग के माध्यम से हम क्या करेंगे, स्वशासन की मांग करेंगे। तो कांग्रेस ने साफ साफ कह दिया, कांग्रेस ने साफ साफ कह दिया कि कांग्रेस का उद्देश्य ही है वो स्वशासन की मांग कर ही रहा है, वो कांग्रेस यही काम तो कर ही रही है, तो आपको अलग संगठन बनाने की क्या जरूरत है। तो एनी बेसेंट का संगठन, यानी कांग्रेस ने उनको अनुमति नहीं दी। इनके जो अनुयायी थे वो काफी उपद्रवी थे, कर रहे थे कि नहीं आप संगठन स्थापित करिए। तब इन्होंने ये कह दिया कि अगर सितंबर 1916 से पहले अगर हमें अनुमति नहीं दी गई तो हम स्वयं जो है संगठन स्थापित कर लेंगे। कांग्रेस ने अनुमति नहीं दी तो इन्होंने स्वयं कांग्रेस को छोड़ करके अपना संगठन स्थापित किया सितंबर 1916 में। कहां स्थापित किया? कलकत्ता में। देख लें, एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में संगठन, संगठन मतलब लीग, संगठन स्थापित किया, स्थापित किया। कहां स्थापित किया? ये स्थापित हुआ था कलकत्ता में। संगठन कहां स्थापित हुआ? कलकत्ता में संगठन स्थापित किया। और ये एनी बेसेंट जो थी इस संगठन की बनी अध्यक्ष बन गई, इस संगठन की अध्यक्ष बन गई। और इसके जो सचिव बने, इसके जो सचिव बने वो बने थे वीपी वाडिया। कौन थे? वीपी वाडिया। याद कर लीजिएगा, वीपी, वीपी वाडिया, वीपी वाडिया, वीपी वाडिया इसके क्या बने थे? इसके सचिव बने थे। याद कर लीजिएगा, वीपी वाडिया इसके सचिव बने थे। ठीक है, एक मिनट ध्यान रखिएगा। जॉर्ज अरुंडल थे, जॉर्ज अरुंडल, जॉर्ज अरुंडल, जॉर्ज अरुंडल इसके सचिव थे। हाँ, जॉर्ज अरुंडल थे, वीपी वाडिया नहीं थे। सदस्य, इसके सदस्य थे वीपी वाडिया। कौन थे? कलकत्ता की जगह चेन्नई होगा क्या? क्या हुआ? कलकत्ता क्या की जगह हुआ? चेन्नई होगा क्या? कलकत्ता की जगह चेन्नई होगा नहीं, क्या? चेन्नई में, कलकत्ता में, चेन्नई में उनका जो है वो वहां पर उनका मुख्यालय स्थापित हुआ था। कलकत्ता सही है, ठीक है। कहाँ है उनका जो स्थापित हुआ था? वो कहाँ पे है मैं बता देता हूँ साफ साफ। इन्होंने जो स्थापित किया था वो कलकत्ता में होम रूल की स्थापना की। इनका मुख्यालय जो था, मैं लिख दे रहा हूं, इनका मुख्यालय कहाँ था? वो अडियार था। और अडियार कहाँ है? अडियार जो है मद्रास में है। लेकिन स्थापित कहाँ किया था? मैंने आपको बताया कलकत्ता में। कलकत्ता में स्थापित हुआ, लेकिन इनका मुख्यालय अडियार में था। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सदस्य वीपी वाडिया थे, सचिव जॉर्ज अरुंडल थे, अध्यक्ष थे एनी बेसेंट, ये थे। लेकिन कहते हैं कि अपने इस संगठन का प्रचार, अपने इस संगठन का प्रचार प्रसार करने के लिए इन्होंने बाकायदा दो अपने समाचार पत्रों का भी प्रयोग किया था। ये किसके थे? एनी बेसेंट के दो समाचार पत्र थे। एक का समाचार का पत्र का नाम था कॉमनवील। क्या नाम था? कॉमनवील। एक इनके समाचार पत्र का नाम था कॉमनवील। याद कर लीजिए, एक समाचार पत्र का नाम था कॉमनवील और एक समाचार पत्र का जो नाम था उसका नाम था न्यू इंडिया। न्यू इंडिया और कॉमनवील, एक समाचार पत्र का नाम था न्यू इंडिया और एक समाचार पत्र का नाम था कॉमनवील। इन दोनों के माध्यम से इन्होंने बाकायदा अपने इस संगठन का प्रचार प्रसार किया। पहले भी प्रसार किया स्थापित करने से पहले और बाद में प्रचार प्रसार कर दिया। यानी जिन क्षेत्रों में तिलक का संगठन कार्य करता था उसको छोड़ करके बाकी क्षेत्रों पर जो था वो एनी बेसेंट का काम करता था। यानी बंबई में किसका था?
तो बंबई में जो था वो एनी बेसेंट का जो कार्य क्षेत्र था, लेकिन बाकी महाराष्ट्र के क्षेत्रों में किसका था, वो किसका था, तो आप सीधे कहोगे वहां पर तिलक का था। तो इस बात को ध्यान रखिए, बंबई में, बंबई कंफ्यूज मत हो जाएगा, बंबई में किसका था, तिलक नहीं लगाएंगे, बंबई में जो कार्य क्षेत्र था वो एनी बेसेंट का था। मैंने कहा ना महाराष्ट्र में बंबई छोड़कर, तो बंबई में किसका, आप कहोगे सीधे सीधे कहोगे आप एनी बेसिन का बंबई कार्य था। अब दोनों लोग जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए स्वशासन की मांग कर रहे थे, संवैधानिक तरीके से आंदोलन कर रहे थे, संवैधानिक तरीके से आंदोलन हो रहा था, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तो कुछ लोगों ने कहा, तिलक के अनुयायियों ने नहीं, एनी बेसेंट के अनुयायियों ने कहा कि आप लोग दोनों मिल क्यों नहीं जाते, दोनों का एक ही काम है भाई, जो तिलक काम कर रहे हैं, जो एनी बेसेंट काम करे, दोनों एक साथ मिलकर काम करें। तो इस पर एनी बेसेंट का कहना कि मेरे कुछ समर्थक, एनी बेसेंट ने कहा मेरे कुछ समर्थक तिलक को पसंद नहीं करते हैं और तिलक के कुछ समर्थक हमें पसंद नहीं करते हैं, तो इसलिए दोनों अलग अलग, ये अपना काम कार दोनों का एक ही है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों पे काम कर रहे हैं। फिर तिलक, एनी बेसेंट ने कहा तिलक से कि हम आपके क्षेत्र में आना चाहते हैं, आइए कोई दिक्कत नहीं है। तो कहा, एनी बेसेंट ने कहा कि हम आपके क्षेत्र में, कहां पर, तो कहेंगे मध्य प्रांत और कहां पे, मध्य प्रांत और बराक, इन दो क्षेत्रों पर आकर के हम आपके यहां प्रचार करेंगे और आप मेरे क्षेत्रों में आकर के आप मेरे लिए प्रचार करेंगे। ब्रिटिश सरकार ये नहीं चाहती थी कि दोनों संगठन एक साथ हो जाएं। अगर दोनों एक साथ हो जाएंगे तो एक बहुत बड़ा एक संगठन बन जाएगा, जो ब्रिटिश सरकार के लिए एक वास्तव में टेढ़ी खीर होगा, कैसे उसको आंदोलन को रोका जाए। तो जब एनी बेसेंट के लोगों ने कहा कि हम बरार और मध्य प्रांत जाएंगे, तो ब्रिटिश सरकार ने एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडेल, बीपी वाडिया आदि को गिरफ्तार कर लिया। किसको, एक बार ध्यान रखना, किसको गिरफ्तार किया, 20 जुलाई 1917 में एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडेल और बीपी वाडिया, कब, 20 जुलाई 1917 को इन सब को ब्रिटिश सरकार ने क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। ब्रिटिश सरकार ने इन सबको गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही गिरफ्तार किया, तिलक ने इसका विरोध किया। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया, इनकी जो संस्था थी, सर्वेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से ने विरोध किया, नेहरू ने विरोध किया, मदन मोहन मालवीय ने विरोध किया, सब लोगों ने विरोध किया था कि कांग्रेसी भी, पूरे कांग्रेसियों ने इसका विरोध किया। जब ये लोग गिरफ्तार हो गए तो इनके समर्थकों में कांग्रेस भी खड़ी हो गई और आंदोलन रुकना की बजाय और तेज हो गया, और इतनी तेज आंदोलन हुआ कि एनी बेसेंट का जो संगठन है वो अखिल भारतीय संगठन बन गया। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है किसका, एनी बेसेंट का जो संगठन था वो कैसा हो गया, अखिल, याद कर लीजिएगा, अखिल भारतीय संगठन हो गया। क्वेश्चन आया है कि किसका संगठन ज्यादा प्रभावित है, किसका तिलक का था या एनी बेसेंट का, तो आप कहोगे एनी बेसेंट का संगठन ज्यादा प्रभावित था। पहले स्थापित किसका हुआ, तो तिलक का स्थापित हुआ, लेकिन प्रभावी ज्यादा किसका था, तो कहोगे आप एनी बेसेंट का था, क्योंकि इसमें तिलक गिरफ्तार हुई, क्या एनी बेसेंट गिरफ्तार हुई तो सब लोगों ने गिरफ्तारी देना शुरू कर दी। नेहरू ने, मदन मोहन मालवीय ने, गोपाल कृष्ण गोखले, सब लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया और इस तरह से ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तारी करना शुरू कर दी और यह जबरदस्त आंदोलन चलने लगा। तिलक बहुत ज्यादा गुस्से में, आइए देखते क्या हुआ।
तिलक बहुत गुस्से में थे। तिलक तिलक ने तुरंत घोषणा की। तिलक ने घोषणा तिलक ने घोषणा किया कि यदि इन लोगों को रिहा नहीं किया गया तो तो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाएगा। क्या लिखा मैंने, ध्यान दीजिएगा। तिलक ने घोषणा किया कि यदि इन लोगों जो गिरफ्तार हुए हैं, लोगों को रिहा नहीं किया गया तो सरकार के खिलाफ विरोध में एक असहयोग आंदोलन में क्या शामिल किया है, असहयोग। तो सर्वप्रथम असहयोग शब्द कौन लाया था? गांधी नहीं टिक मारेंगे आप। सर्वप्रथम असहयोग शब्द को लाया कौन था? वो लाए थे तिलक। कब लाए थे? 1917 में। किस आंदोलन में? तो होम रूलिंग आंदोलन में तिलक ने यह घोषणा की, और घोषणा करने के साथ साथ तिलक ने तुरंत इस पर कार्रवाई करने का आदेश दे दिया कि मद्रास प्रांत, बरार प्रांत, मध्य प्रांत, सभी कांग्रेसी समितियों और जितने संगठन हैं उनको ये भेज दिया जाता है कि वो तुरंत तैयार रहें और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाएगा। सरकार ने जब देखा कि मामला ज्यादा बढ़ने लगा तो सरकार ने 20 अगस्त 1917 को जेम्स मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र जारी किया। ठीक है, कब? 20 अगस्त 1917 को याद कर लीजिएगा। 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र सरकार ने जारी किया। 1917 में 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र जारी किया गया। इसमें वो सब बातें कही गई जो भारतीय लोग मांग कर रहे थे कि हमें स्वशासन चाहिए, तो इन्होंने कहा हम स्वशासन देंगे, और सबको रिहा करने का आदेश भी दे दिया कि सबको रिहा कर दिया जाए। जब ये घोषणा आ गई तो तिलक ने अपने इस असहयोग आंदोलन को स्थगित करने के लिए सभी लोगों को, ठीक है, इलाहाबाद में तिलक ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। क्या किया? इलाहाबाद में तिलक ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। जब तिलक ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया तो इसमें नरम दल के कुछ लोग नाराज हो गए थे कि नहीं, आंदोलन होना चाहिए। कह रहे थे नहीं, आंदोलन होना चाहिए, लेकिन फिर भी तिलक ने इसको स्थगित कर दिया और कुछ लोग नाराज होकर के कांग्रेस को छोड़ भी दिया था। वो हम बाद में बताएंगे। पहले जान लें कि एनी बेसेंट और जॉर्ज अरुंडेल आदि लोग को रिहा कर दिया गया। कब रिहा कर दिया गया? अक्टूबर 1917 को, याद कर लीजिएगा, अक्टूबर 1917 को
एनी बेसेंट आदि को रिहा कर दिया। एनी बेसेंट आदि को अक्टूबर 1917 में रिहा कर दिया गया। सभी लोग एनी बेसेंट के समर्थन में थे, सभी लोग एनी बेसेंट को सपोर्ट कर रहे थे। तो कुछ लोगों ने कहा कि एनी बेसेंट को 1917 के अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया जाए। फिर दिसंबर आया, दिसंबर 1917 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ और अध्यक्ष एनी बेसेंट को बनाया गया। एनी बेसेंट को पहला कांग्रेसी अध्यक्ष, ये पहली महिला कांग्रेसी अध्यक्ष। यहां पर ये शब्द यूज नहीं किया गया कि भारतीय है कि विदेशी है। क्वेश्चन अगर आता है कि प्रथम महिला कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आप कहोगे एनी बेसेंट। कहां हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। ठीक है। अब ये बताइए आप लोग, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, ये बताएं कमेंट करके कि क्या भारतीय महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी और कब बनी थी? किसी को मालूम हो? जल्दी से कमेंट करें, फटाफट जल्दी कमेंट करें, मैं आपके लिए वेट कर रहा हूं। लिख के बताइए। बिल्कुल सही। कौन है? सरोजनी नायडू। अमित गौतम, वेरी गुड। सरोजनी नायडू, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। सरोजनी नायडू, वेरी गुड, बहुत अच्छे। लेकिन यहां पर डेट को लेकर के कुछ लोग कंफ्यूज हैं, मैं क्लियर कर देता हूं। 1925 में कहा? कानपुर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्ष जो थी, उनका नाम था सरोजनी नायडू। सरोजिनी नायडू, सरोजनी नायडू, ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो 1925 में कानपुर में बनी थी। समझ आ रहा? कानपुर में। लेकिन पहली अध्यक्ष अगर आएगा तो आप कहोगे एनी बेसेंट, पहली भारतीय महिला आएगा तो कहोगे सरोजनी नायडू। दोनों आपको क्लियर हो गया है। जो मांटेन्यू घोषणा पत्र आया था तिलक ने और कांग्रेसियों ने, इसके बारे में कुछ कमेंट कर सकते, तो वो भी आप लोग नोट कर लें। क्या कहा था तिलक ने? तिलक ने मांटेन्यू घोषणा को, क्या कहा था? मांटेन्यू घोषणा को सूरविहीन उषा काल, क्या कहा था? सूरविहीन उषा काल की संज्ञा दी थी। याद कर लीजिएगा, सूरविहीन उषा काल, सूरविहीन उषा काल की संज्ञा दी थी किसने? तिलक ने दी थी। ठीक है। और कांग्रेसियों के उदारवादियों ने क्या कहा था? उदारवादी मतलब उदारवादियों, उदारवादियों यानी कौन? कांग्रेसी। कांग्रेसी उदारवादियों ने कहा था क्या? मांटेन्यू घोषणा पत्र को मेग्ना कार्टा, क्या कहा था? भारत का मेग्ना कार्टा। क्या कहा था? भारत का मेग्ना कार्टा। ये किसने कहा था? उदारवादियों, कांग्रेसियों ने कहा था भारत का मेग्ना कार्टा। याद रखिएगा, मेग्ना कार्टा। इधर क्या हुआ था कि बहुत सारे उदारवादी नाराज हो गए थे।
तो अप्रैल 1918 में एक विशेष अधिवेशन, पहला विशेष अधिवेशन बुलाया गया। याद कर लीजिएगा, उदारवादियों को समर्थन में लाने के लिए एक कांग्रेसियों ने पहला विशेष अधिवेशन, पहला विशेष अधिवेशन कांग्रेस का कहां हुआ? पहला विशेष अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था बंबई में। याद कर लीजिए, पहला विशेष अधिवेशन कब हुआ? तो पहला विशेष अधिवेशन कांग्रेस का, याद कर लीजिएगा, कांग्रेस का कहा हुआ था? बंबई में। कब हुआ था? तो इसको याद कर लेंगे, ये अप्रैल 1918 में हुआ था। क्योंकि जो अधिवेशन होते हैं दिसंबर के महीने में होते हैं, और ये कब हो रहा? अप्रैल 1918 में हो रहा है। और इसके जो अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष का नाम था, इसके अध्यक्ष का नाम उसको जान ले, उस अध्यक्ष का नाम था सैयद हसन इमाम। क्या नाम था? सैयद हसन इमाम। सैयद हसन इमाम। लोगों को मिलाने का प्रयास किया गया, लेकिन माने नहीं, और उन्होंने अपनी अलग हट करके एक अलग पार्टी बना ली। उससे हमसे मतलब नहीं है। तो ये है कि किस तरह से मिलाने का प्रयास करके एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया। अभी 2 अधिवेशन और होंगे, वो हम आपको आगे बताएंगे। तो एनी बेसेंट फिर से कांग्रेस में शामिल हो गई। एनी बेसेंट की संस्था समाप्त हो गई। इधर तिलक वाला मामला क्या था, आइए ये भी जान लें। दिसंबर 1918 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन दिल्ली में हुआ। वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? दिल्ली में हुआ। तो ये कहा गया कि भाई हम लोगों ने एनी बेसेंट को 17 में बनाया था, तो 18 में हम लोग किसको बना दें? 18 में हम लोग तिलक को बना दें। तो तिलक को नामित किया गया। अभी तक तिलक एक बार भी, और या पूरी अपने इतिहास में तिलक कभी अध्यक्ष नहीं बने थे। तो तिलक को नामित किया गया, लेकिन तिलक उस वक्त भारत में थे ही नहीं। तो पहले तो ये जान लें कि तिलक के स्थान पर किसने, दिल्ली में हुआ नामित, क्या कहेंगे, नामित कौन थे? तिलक थे। कौन थे? नामित जो थे तिलक थे। लेकिन अध्यक्ष किसे बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया था मदन मोहन मालवीय को। किसको बनाया गया था? मदन मोहन मालवीय को अध्यक्ष बनाया गया था। तिलक के स्थान पर मदन मोहन मालवीय को अध्यक्ष बनाया गया था। इस बात को ध्यान रखेगा। दिसंबर 1918 के अधिवेशन में नामित तिलक थे। तिलक थे कहां? फिर तिलक उस समय इंग्लैंड में थे। क्या, क्यों इंग्लैंड में थे? इसलिए इंग्लैंड में थे, तिलक को लंदन के एक संवाददाता जिसका नाम था वेलेंटाइन चिरोल, उसने अपनी पुस्तक इंडियन अर्नेस्ट में तिलक को कहा था अशांति का जन्मदाता। वही जिसने दयानंद सरस्वती और उनके समाज को अशांति का जन्मदाता कहा था, उसी व्यक्ति ने इनको कहा अशांति का जन्मदाता। ठीक है, इसने कहा था वेलेंटाइन चिरोल। याद कर लीजिएगा, लंदन के संवाददाता वेलेंटाइन चिरोल। वेलेंटाइन चिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन
अर्नेस्ट, इंडियन अर्नेस्ट में इन्होंने वेलेंटाइन चर्चिल ने इंडियन इन पूरा लिख देते हैं, इंडियन अर्नेस्ट पुस्तक में तिलक को कहा था क्या? तिलक को अशांति का जन्मदाता, तिलक को कहा था अशांति का जन्मदाता कहा था। तिलक ने मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया। तिलक ने बाकायदा वेलेंटाइन चिरोल पर मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया। लंदन में मुकदमा चल रहा था, लेकिन तिलक उस मुकदमे में हार गए थे। उधर मुकदमा भी हार गए, इधर अध्यक्ष भी बन पाए। फिर वापस वो भारत चले आए, कुछ समय के लिए वो शांत रहे। लेकिन 1 अगस्त 1920 को तिलक का निधन हो गया। याद कर लीजिएगा, 1 अगस्त 1920 को तिलक का निधन हो। 1 अगस्त 1920 को तिलक का निधन हो गया। तिलक के निधन में बहुत सारे लोग पहुंचे थे, गांधी भी पहुंचे थे। तो क्वेश्चन एक बार आया है कि तिलक को अर्थी किसने दी थी? तो तिलक को अर्थी गांधी ने दी थी। याद कर लीजिएगा, तिलक को अर्थी गांधी ने दी थी। मौलाना जिनका नाम था शौकत अली, किसने? शौकत अली ने दिया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है। शौकत अली और सैफुद्दीन किचलू, इन लोगों ने, जिनमें क्वेश्चन आया भी है कि अर्थी किसने दी थी? गांधी ने दी थी, शौकत अली ने दी थी, सैफुद्दीन किचलू ने दी थी। और एक और मुस्लिम थे, उन्होंने भी अर्थी दी थी। उसका नाम था मौलाना हसरत मोहानी। यही नाम है, मौलाना हसरत मोहानी। बिल्कुल सही, मौलाना हसरत मोहानी ने भी दी थी। मौलाना हसरत मोहानी, इन्होंने भी दिया था। और मौलाना हसरत मोहानी ने बाकायदा इनके मृत्यु पर शोक गीत गाया था। इनकी मृत्यु पर शोक गीत गाया था। तो इस तरह से जो मैंने आपको जो नोट्स जो आपको मैंने बताए हैं, जो फैक्ट चीजें, जो कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, इस पर आप लोग पूरी तरह से विधिवत इसका नोट्स बना लीजिएगा, जिससे आप लोग को आने वाले एग्जाम में आपको सफलता मिलेगी। कोई भी एग्जाम हो, चाहे आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी तक हो, यहां तक कि मैंने यूजीसी तक के क्वेश्चन कवर किया है। तो दोस्तों, अगर जो नए लोग देख रहे हैं तो जरूर उस लगता है कि मुझे इसको क्लास करने के बाद मुझे सब्सक्राइब करना चाहिए, तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और मैं चाहूंगा कि अधिक से अधिक हमारे इस एससी यानी खान हिस्ट्री सेंटर से लोग जुड़े, और हिस्ट्री के में जो भी प्रॉब्लम होगी, उस प्रॉब्लम को दूर की जाएगी। तो चलिए, तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नए सिरे से। जय हिंद।